Hello and welcome to SPMIS Academy. Today we'll analyze important newspaper articles of 29th May 2025. Please note you can download the PDF version of today's newspaper analysis by clicking the link given in the comment section. This is the list of the topics that we'll be covering from today's newspaper. The first topic is about importance of the Deputy Speaker in Lok Sabha. This topic is important from our syllabus GS paper 2 Indian polity point of view. So let us see first of all provisions related to the post of Deputy Speaker in Lok Sabha. Constitutional provisions देखते हैं. Article 93 of the Constitution lays down provision for election of a Speaker and Deputy Speaker in Lok Sabha. तो Article 93 कहता है कि there shall be a Speaker and Deputy Speaker in Lok Sabha who are to be elected as soon as may be. ये टर्म यहाँ इंपॉर्टेंट है. आज soon as may be after commencement of the house. तो जब भी कोई नई हाउस कॉन्स्टिट्यूट की जाएगी तो उसके बाद as early as possible उस हाउस के लिए लोकसभा के लिए स्पीकर एंड डिप्टी स्पीकर का चुनाव किया जाएगा. एंड द कॉन्स्टिट्यूशन प्रोवाइड्स दैट द इलेक्शन हैज टू बी conducted amongst the members of the house and the speaker and deputy speaker has to be elected by simple majority in the house. Article 95 कहता है what would be the duties of the deputy speaker. The duties of deputy speaker would be in case of absence of speaker. So whenever the office of speaker is vacant, deputy speaker will perform the duties of speaker. साथ ही साथ इफ द ऑफिस ऑफ स्पीकर इज टेम्पोररीली वैकेंट, मतलब फॉर द टाइम बीइंग अगर स्पीकर बीमार हैं या छुट्टी पे हैं, उस केस में भी डेप्यूटी स्पीकर विल परफॉर्म द फंक्शंस ऑफ स्पीकर. साथ ही साथ कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन के अलावा द रूल बुक ऑफ कंडक्ट फॉर लोकसभा, वहां पे भी कुछ प्रोविजंस लिखे गए हैं विथ रिस्पेक्ट टू फंक्शनिंग ऑफ डेप्यूटी स्पीकर. रूल 8 सेज कि इलेक्शन ऑफ डिप्टी स्पीकर शैल बी हेल्ड ऑन सच डेट आज स्पीकर में फिक्स. तो स्पीकर विल डिसाइड कि किस डेट पे इलेक्शन होना है. एंड फॉर दिस पर्पस ए मोशन हैज टू बी मूव्ड इन द हाउस फॉर इलेक्शन, कि किस दिन इलेक्शन होना है उसके लिए एक मोशन मूव किया जाएगा. एक कन्वेंशन भी है विथ रिस्पेक्ट टू द पोजीशन ऑफ डिप्टी स्पीकर, जो जनरली ज़्यादातर पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट पे फॉलो किया जाता है इंक्लूडिंग ब्रिटेन. वो ये है कि द पोजीशन ऑफ डेप्यूटी स्पीकर इज जनरली गिवन टू द ऑपोजिशन. बट ये ना ही कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन है ना ही रूल बुक ऑफ कंडक्ट ऑफ लोकसभा में मेंशन किया गया. इट जस्ट अ कन्वेंशन दैट द पोजीशन ऑफ डेप्यूटी स्पीकर शुड गो टू द ऑपोजिशन पार्टी. ताकि जनरली होता क्या है कि स्पीकर इज फ्रॉम रूलिंग पार्टी. रूलिंग पार्टी के पास सबसे ज़्यादा सीटें हैं, तभी तो वो रूलिंग पार्टी हैं, तभी तो उनकी सरकार है. तो जब इलेक्शन होगा फॉर द पोजीशन ऑफ स्पीकर, तो नेचुरली द पार्टी विच वांट्स इट्स मेंबर टू बी गेटिंग इलेक्टेड एज स्पीकर विल गेट इट्स मेंबर इलेक्टेड एज स्पीकर. तो जनरली द स्पीकर पोस्ट बिलोंग्स टू द रूलिंग पार्टी. तो फिर एक कस्टम है कि डेप्यूटी स्पीकर का पोस्ट जो है वो अपोजिशन पार्टी को दिया जाता है. रूलिंग पार्टी भी अपोजिशन पार्टी के मेंबर के लिए वोट कर देती है फॉर द पोजीशन ऑफ डेप्यूटी स्पीकर, ताकि पोजीशन डिवाइडेड रहे. जनरली स्पीकर एंड डेप्यूटी स्पीकर से एक्सपेक्टेशन ये रहता है कि वो इम्पार्शियल तरीके से एक्ट करें. तो इस कारण से द पोजीशन इज प्रोवाइडेड टू द ऑपोजिशन पार्टी, द पोजीशन ऑफ डेप्यूटी स्पीकर. बट इट्स अ कस्टम, कन्वेंशन, नॉट अ रूल. अब जैसा कि हमने देखा था कि आर्टिकल 93 कहता है कि द इलेक्शन ऑफ डेप्यूटी स्पीकर शुड बी कंडक्टेड एज सून एज मे बी. दैट मीन्स इट डज नॉट सेट अ टाइम लाइन. और इस यही कारण है शायद से कि 17th लोकसभा जो हमारा बीत गया पूरा 5 साल फ्रॉम 2019 टू 2024, देयर वाज नो डेप्यूटी स्पीकर बिकॉज द कॉन्स्टिट्यूशन डज नॉट ले डाउन अ फिक्स्ड टाइम लाइन. कहता है जब एज सून एज मे बी डिप्टी स्पीकर का चुनाव कर दिया जाना चाहिए. तो कॉन्स्टिट्यूशन मेकर्स ने तो गुड फेथ में टाइमलाइन ड्रॉ नहीं किया कि द पार्लियामेंटेरियन शुड नॉट बी इन्फोर्स्ड विथ और इम्पोज्ड विथ एनी टाइमलाइन. दे शुड बी गिवन एम्पल स्कोप कि अपने हिसाब से डिप्टी स्पीकर का चुनाव करें. बट कहीं ना कहीं इस प्रोविजन का मिसयूज हो रहा है. इसका मिसयूज करके डिप्टी स्पीकर का चुनाव ही नहीं किया जा रहा है.
पूरा 5 साल बीत गया. इन द लास्ट लोकसभा 17th लोकसभा देयर वाज नो डेप्टी स्पीकर, एंड इवन इन करंट लोकसभा इसके आए हुए लगभग 1 साल हो गए हैं 18th लोकसभा के, एंड देयर हैज बीन नो deputy speaker appointed so far. So that is a cause of concern which has been raised in this particular article कि deputy speaker का post ऐसा meaningless post नहीं है. It is also important. It has of course symbolic gesture that the speaker and deputy speaker act beyond party lines. तो speaker अगर ruling party से थे, deputy speaker comes from generally opposition, and both of them are expected to keep balance in the house as far as the presiding officer is concerned. लेकिन डेप्टी स्पीकर का चुनाव ही नहीं किया जा रहा है, so that can be considered as deficiency in democratic functions. It overall undermines parliamentary norms as well, and that is why this article suggests that deputy speaker should be elected as early as possible. इस टॉपिक डिस्कशन के बेसिस पे ये प्रीलिम्स प्रैक्टिस क्वेश्चन है. प्लीज अटेम्प्ट दिस क्वेश्चन एंड सबमिट द आंसर इन द कमेंट सेक्शन. नेक्स्ट टॉपिक इज अबाउट पॉक्सो एक्ट एंड इशू ऑफ कंसेंसुअल रिलेशनशिप विथ माइनर. इंपॉर्टेंट फ्रॉम आवर सिलेबस जीएस पेपर 2 गवर्नेंस पॉइंट ऑफ व्यू. सबसे पहले पॉक्सो एक्ट को रिवाइज करते हैं. पॉक्सो एक्ट का पूरा नाम है प्रोटेक्शन ऑफ चिल्ड्रन अगेंस्ट सेक्सुअल ऑफेंस एक्ट 2012. नाम से जैसा आपको समझ आ रहा है कि दिस एक्ट एम्स टू प्रिवेंट एनी काइंड ऑफ सेक्सुअल ऑफेंस अगेंस्ट चिल्ड्रन. ये एक्ट जेंडर न्यूट्रल एक्ट है, मतलब इसमें सेक्सुअल ऑफेंस अगेंस्ट अ मेल चाइल्ड इज ऑल्सो कंसिडर्ड एज अ क्रिमिनल ऑफेंस. चिल्ड्रन का यहाँ पे डेफिनेशन इस एक्ट के अंतर्गत है एनी इंडिविजुअल हु इज एज्ड बिलो 18 years. एंड दिस एक्ट डज नॉट कंसिडर ओनली penetrative sexual conduct as sexual abuse. Any other kind of non-penetrative sexual conduct also, for example forcing children into pornography or even making them watch pornography forcefully, all such act would be considered as sexual offense against children. The point is that the scope of this act is very wide. साथ ही साथ इस कानून में कॉन्सेप्ट रखा गया है एग्रीवेटेड क्राइम का, कि if the child is mentally ill या if the crime has been committed by person in position of trust such as doctor, teacher, policeman, family member, these people are such जिस पे बच्चे ज़्यादा भरोसा करते हैं, and if such people commit sexual offense then such offense will be considered as aggravated crime. बच्चा अगर mentally ill है या if crime has been committed by people of trust तो उसको aggravated crime माना जाएगा, और उस केस में the quantum of punishment will be increased. Investigation process also will be kept as child friendly as possible. There has been provision of POCSO e-box also for online complaint, and maximum punishment is up to death sentence. POCSO कानून जो भारत में लाया गया, it is in line with UN Convention on Rights of Child. इस UN कन्वेंशन का सिग्नेटरी भारत भी है, और इस कन्वेंशन को भारत में इंप्लीमेंट करने के लिए पॉक्सो कानून लाया गया. पॉक्सो केस या पॉक्सो कानून पे अगर कोई प्रश्न हो मेंस में, तो इंट्रोडक्शन में आप ये डेटा के साथ स्टार्ट कर सकते हैं कि आज पर नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो every 1 in 6 boys experience some form of sexual abuse while every 1 in 4 girls experience some form of sexual abuse before they turn 18. अब पॉक्सो कानून से रिलेटेड एक पर्टिकुलर कंसर्न हाल फिलहाल में देखने को मिल रहा है, जिससे रिलेटेड ये आर्टिकल है. The concern is with respect to consensual act of sex between two individuals, जिसमें एक इंडिविजुअल 18 साल से ज़्यादा उम्र का है, मतलब एडल्ट है, एंड अदर इज बिलो 18, मतलब द इंडिविजुअल इज चाइल्ड एज पर पॉक्सो एक्ट. अब इन दोनों के बीच में अगर कंसेंसुअल एक्ट ऑफ सेक्स होता है, मतलब अपनी सहमति से, इफ दे इंगेज इनटू सेक्सुअल इंटरएक्शन, देन ऑल्सो दिस लॉ विल कंसिडर दिस एज एन एक्ट ऑफ सेक्सुअल अब्यूज. और उस केस में वो इंसान जो 18 साल से ज़्यादा उम्र का है, उसके खिलाफ फिर केस रजिस्टर किया जाता है और फिर उसको पॉक्सो कानून के अंतर्गत सजा दी जाती है. ऐसा ही एक करंट केस है वेयर अ 13-year-old गर्ल फ्रॉम वेस्ट बंगाल वॉज मिसिंग इन 2018. बाद में पता चला कि शी मैरिड अ मैन ऑफ 25 years old and she also gave birth to a daughter. इस हद तक बात पहुंच चुकी थी. 13 year की गर्ल चाइल्ड married 25-year-old man. They had eloped, ran away from family, and later on the girl child had given birth to a daughter as well.
मामला बाद में कोर्ट में पहुंचा, क्योंकि जो गर्ल थी इस केस में, 13 ईयर ओल्ड गर्ल, उसकी मदर ने पॉक्सो एक्ट के अंतर्गत एफआईआर किया। मामला पहुंचा कोलकाता हाई कोर्ट में। कोलकाता हाई कोर्ट ने इस पर्टिकुलर केस में पॉक्सो कानून के अंतर्गत उस मेल इंडिविजुअल को सजा देने से मना किया। Kolkata High Court identified that this is a case of consensual relationship. There has been no case of sexual abuse, and that is why in this particular case, POXO Act should not be applied. In fact, Kolkata High Court also said that this is the case of adolescent sexuality or early puberty, and this may be is on the rise because of climate change and social media. तो आजकल जब कुछ ना समझ में आए, कोई भी ऐसी चीज हो जो समाज में नहीं होनी चाहिए, तो दो चीजों को आप आराम से ब्लेम कर दीजिए, क्लाइमेट चेंज, सोशल मीडिया। यहाँ पे कोलकाता हाई कोर्ट ने भी यही कहा कि अब क्या करें, द गर्ल अटेंड अर्ली प्यूबर्टी, entered into adolescent sexuality, and maybe because of climate change and social media, and that is the reason why इस particular case में पॉक्सो कानून अप्लाई नहीं होगा। एंड देन मैटर वाज टेकन टू सुप्रीम कोर्ट, क्योंकि ये काफी गंभीर मामला है। अब अगर कंसेंसुअल रिलेशनशिप को एक्सेप्शन बना दिया जाए फॉर पॉक्सो एक्ट, तो सोचिए क्या क्या प्रॉब्लम्स हो सकती हैं। आने वाले टाइम में अगर सेक्सुअल अब्यूज भी होता है, उसके बाद भी जो विक्टिम है उसको डरा धमका करके बोला जा सकता है कि तुम एक्सेप्ट करो कोर्ट के सामने या पुलिस के सामने कि इट वाज कंसेंसुअल, एंड देन द एंटायर पर्पस ऑफ पॉक्सो एक्ट विल बी डिफीटेड, एंड दैट इज व्हाई मैटर वाज टेकन टू सुप्रीम कोर्ट, एंड सुप्रीम कोर्ट हैज सेट असाइड हाई कोर्ट्स रूलिंग। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि पॉक्सो कानून के अंतर्गत कंसेंसुअल सेक्स जैसी कोई चीज एक्सेप्शन के तौर पे नहीं है, सो दिस शुड नॉट बी अलाउड। येट सुप्रीम कोर्ट ने इस पर्टिकुलर केस में इस मैन को रिलीव कर दिया है फ्रॉम एनी काइंड ऑफ क्रिमिनल केस। बोले सुप्रीम कोर्ट ने आर्टिकल 142, जो सुप्रीम कोर्ट का अधिकार है, जुरिडिक्शन है, इन ऑर्डर टू डू नेचुरल जस्टिस सुप्रीम कोर्ट कैन रिलीज एनी ऑर्डर विच विल हैव ग्रेविटी या वैल्यू ऑफ एनी लॉ रिलीज्ड बाय द पार्लियामेंट। तो आर्टिकल 142 एक कह सकते हैं आप एक्स्ट्रा यस सुप्रीम पावर है या एक्स्ट्राऑर्डिनरी पावर है सुप्रीम कोर्ट के पास। उसका इस्तेमाल करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने इस पर्टिकुलर केस में कहा कि ठीक है, इस केस में केस रजिस्टर नहीं होना चाहिए। साथ ही साथ जो गर्ल चाइल्ड है, 13 ईयर ओल्ड गर्ल, उसका रिहैबिलिटेशन करवाए, वेस्ट बंगाल की सरकार उसको पढ़ने लिखने का मौका दे, एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज के मौके ढूंढवाए, क्योंकि बोथ द कपल आर सफरिंग इन पोवर्टी। तो इस केस में सुप्रीम कोर्ट ने केस रजिस्टर करने से मना कर दिया। ऑलरेडी दे हैव अ डॉटर एज वेल, तो फैमिली ऑल्सो हैज बीन डेवलप्ड, सो इस केस में तो केस रजिस्टर नहीं होना चाहिए। बट सुप्रीम कोर्ट क्लियरली सेड कि देयर शुड बी नो प्रोविजन ऑफ कंसेंसुअल सेक्स इन पॉक्सो एक्ट। अब कानून में तो साफ साफ लिखा नहीं है कि कंसेंसुअल सेक्स के केस में पॉक्सो एक्ट नहीं लगेगा, लेकिन हाई कोर्ट के जजमेंट के बाद अब प्रेसिडेंट्स कुड हैव सेट इन दैट डायरेक्शन कि अगर कंसेंसुअल तरीके से सेक्सुअल कंडक्ट किया जाता है तो उस केस में पॉक्सो एक्ट नहीं लगेगा। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि नो, this is unusual deviation in this particular case, but that does not mean कि the judiciary is recognizing provision of consensual sex as a non-criminal activity under POXO Act। ऐसा कुछ भी नहीं है। POXO Act लगेगा ही लगेगा अगर किसी माइनर का सेक्सुअल इंटरेक्शन होता है विथ एन अडल्ट। तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि दिस इज अनयूजुअल डेविएशन, बट दिस केस मस्ट नॉट सेट अ प्रेसिडेंट। ये साफ साफ कहा है। एथिक्स एंड इंटीग्रिटी में भी इसका बड़ा अच्छा इस्तेमाल हो सकता है। इस पे केस स्टडी पूछा जा सकता है। जब भी इस तरह का केस स्टडी आए तो आपको सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट के जजमेंट्स भी देने होते हैं, बताने होते हैं, अगर रिलेवेंट जजमेंट है तो। इस पर्टिकुलर डिस्कशन के बेसिस पे प्रीलिम्स प्रैक्टिस क्वेश्चन है। प्लीज अटेम्प्ट दिस क्वेश्चन एंड सबमिट द आंसर इन द कमेंट सेक्शन। ऐसा मेंस में आपसे प्रश्न पूछा जा सकता है कि ये पॉक्सो कानून के बारे में बताइए, एंड देन critically analyze the issues of criminalization of consensual relationship। पहले पॉक्सो कानून के बारे में बताइए, फिर क्रिमिनलाइजेशन ऑफ कंसेंसुअल रिलेशनशिप के बारे में बताइए। इसमें करंट केस के बारे में भी थोड़ा आप बता सकते हैं, सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट के बारे में भी बता सकते हैं। नेक्स्ट टॉपिक इज अबाउट MSP फॉर 14 खारीफ क्रॉप्स, इंपॉर्टेंट फ्रॉम आवर सिलेबस जीएस पेपर 3 इंडियन इकोनॉमी पॉइंट ऑफ व्यू। MSP हमने पहले भी कई दफा देखा है न्यूज़पेपर एनालिसिस में, एक बार फिर देखते हैं। And then we'll come to the current context। MSP पूरा नाम है इसका, मिनिमम सपोर्ट प्राइस स्कीम। ये स्कीम के अंतर्गत भारत सरकार
हमारे फार्मर्स को एक तरीके से प्राइस इंश्योरेंस देती है फॉर देयर क्रॉप्स। जब भी फार्मर्स अपनी क्रॉप लगा रहे होते हैं तो सोइंग सीजन के टाइम में ही भारत सरकार कम से कम 22 क्रॉप्स के लिए एडवांस में ही प्राइस अनाउंस कर देती है कि अगर आपका क्रॉप मार्केट में नहीं बिका और या तो फिर मार्केट में उसको अच्छा प्राइस नहीं मिल रहा है, तो इन दैट केस गवर्नमेंट एजेंसीज, फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, नाफेड, ये दो भारत सरकार की मिली एजेंसीज हैं, ये फार्मर से क्रॉप खरीद लेंगी एट अ प्री डिटरमाइंड प्राइस। उसी प्री डिटरमाइंड प्राइस को कहा जाता है एमएसपी। इससे होता है क्या कि फार्मर्स को एक प्राइस गारंटी मिल जाती है, प्राइस इंश्योरेंस मिल जाता है फॉर देयर क्रॉप, कि अगर मार्केट में बिका तो ठीक, मार्केट में अगर उनको अच्छा रिटर्न मिल गया तो ठीक, अदरवाइज तो एक मिनिमम रिटर्न भारत सरकार गारंटी कर रही है अंडर मिनिमम सपोर्ट प्राइस। फॉर एग्जाम्पल, फार्मर्स अगर राइस की खेती कर रहे हैं और भारत सरकार ने अनाउंस किया है 50 रुपीज पर केजीज एमएसपी ऑन राइस, मान लीजिए इट्स अ हाइपोथेटिकल नंबर, तो नाउ फार्मर्स आर गारंटेड कि मार्केट में उनको अच्छा रिटर्न मिला तो ठीक, अदरवाइज सरकार तो उनको 50 रुपया पर केजी उनके राइस के लिए देगी ही। सो दिस इज हाउ वल्नरेबिलिटी ऑफ फार्मर्स एंड एक्सेसिव डिपेंडेंसी ऑन मार्केट गेट्स reduced। अब एमएसपी तय कौन करता है? अच्छा, उसके पहले यहाँ पे थोड़ा सा देख लीजिए, एमएसपी का जो स्कीम है इट वाज ब्रॉट इन 1960s ओनली इन ऑर्डर टू सपोर्ट ग्रीन रिवॉल्यूशन। स्टार्टिंग में लाया गया था फॉर टू मेन क्रॉप्स, पैडी एंड व्हीट। ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम इट हैज बीन एक्सटेंडेड टू 22 मैंडेटेड क्रॉप्स। तो आज के टाइम में 22 क्रॉप्स के लिए एमएसपी अनाउंस करती है भारत सरकार। उसमें से 14 क्रॉप जो है वो खारिफ क्रॉप से हैं, 6 आर राबी क्रॉप्स एंड 2 आर कॉमर्शियल क्रॉप्स, जूट एंड कोपरा। एमएसपी इज रिकमेंडेड बाय, कि अलग अलग क्रॉप्स के लिए कितना एमएसपी होगा, इट इज रिकमेंडेड बाय CACP, कमीशन फॉर एग्रीकल्चरल कॉस्ट एंड प्राइसेस। और उनके रिकमेंडेशन के बेसिस पे हर एक सीजन में एमएसपी इज अल्टीमेटली एंड अप्रूव्ड एंड अनाउंस्ड बाय कैबिनेट कमिटी ऑन इकोनॉमिक अफेयर्स विच इज चेयर्ड बाय प्राइम मिनिस्टर हिमसेल्फ। CACP जब भी किसी क्रॉप के लिए एमएसपी रेकमेंड करती है तो इस बात को इंश्योर करती है कि एमएसपी शुड बी मिनिमम 1.5 टाइम्स ऑफ द कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन फॉर द फार्मर, कि फार्मर को जो खर्च लगा है उस क्रॉप को प्रोड्यूस करने का उसका मिनिमम 1.5 टाइम्स तो उनको एमएसपी के तौर पे मिल ही जाए। दिस provision of 1.5 times of the cost of the production of farmer should be equal to MSP has been followed by CACP as per recommendation of MS Swaminathan committee। MS Swaminathan साहब वही हैं एग्रीकल्चरल साइंटिस्ट हु इज कंसिडर्ड एज फादर ऑफ ग्रीन रिवॉल्यूशन। तो CACP का रिकमेंडेशन पे कैबिनेट कमेटी ऑन इकोनॉमिक अफेयर्स अनाउंस करता है एमएसपी। करंट न्यूज ये है कि जो 14 खारिफ क्रॉप्स के लिए एमएसपी अनाउंस होती है उसका अनाउंसमेंट इस सीजन के लिए 2025-26 के खारिफ क्रॉप्स के लिए अनाउंसमेंट कर दिया है एमएसपी का भारत सरकार की कैबिनेट कमेटी ऑन इकोनॉमिक अफेयर्स। तो कैबिनेट कमेटी ऑन इकोनॉमिक अफेयर्स चेयर्ड बाय प्राइम मिनिस्टर हिमसेल्फ हैज अनाउंस्ड द खारिफ 14 खारिफ क्रॉप्स एमएसपी। अब ये आर्टिकल मैं इसलिए कवर कर रहा हूं, मैं जानता हूं कि आप में से कई सारे लोगों को एमएसपी के बारे में पता होगा, बट यूपीएससी करती क्या है, बहुत बार पूछ लेती है अलग अलग क्रॉप्स के बारे में कि ये क्रॉप एमएसपी के अंदर है कि नहीं है, ये बताइए। 2018 में पूछा, 2023 में पूछा। तो एक बार जरा देख लीजिए ये 14 नाम, द क्रॉप्स विच आर खारिफ क्रॉप्स विच आर अंडर एमएसपी, ये 14 नाम देख लीजिए। प्रीलिम से पहले तो फिर रटेंगे ही अगले साल, बट एक बार यहाँ ध्यान से देखिए। अच्छा, मेंस में मान लीजिए कभी मिलेट पे प्रश्न आ गया कि मिलेट प्रोडक्शन को भारत सरकार सपोर्ट कर रही है, तो मिलेट को कहा जाता है सुपर फूड क्योंकि उसके कई सारे हेल्थ बेनिफिट्स भी हैं, प्लस मिलेट को वाटर रिक्वायरमेंट कम हो चाहिए होता है, एंड दैट इज वाई मिलेट कैन बी ग्रोन इवन इन एरिड एरियाज एंड इन द टाइम ऑफ क्लाइमेट चेंज millet can be considered as a food crop to adapt as per the changing conditions, and that is why millet is considered to be uh, a crop which provides best of the best solution even in the changing times। और इस कारण से भारत सरकार मिलेट को प्रमोट कर रही है, इवन इंटरनेशनल लेवल पे मिलेट को प्रोड्यूस किया जा रहा है, इंटरनेशनल लेवल पे मिलेट को प्रमोट किया जा रहा है। तो भारत सरकार ने मिलेट को प्रमोट करने के लिए मिलेट का अलग से नाम दिया उसको। पिछले साल के इकोनॉमिक सर्वे में इसको मिलेट को कहा गया श्री अन्न, इवन बजट में भी इसको कहा गया श्री अन्न, मदर ऑफ ऑल ग्रेन्स। तो मान लीजिए कि कभी मिलेट पे आप आंसर लिख रहे हो मेंस में, तो वहां पे आप आर्गुमेंट दे सकते हैं कि इस साल भारत सरकार ने सबसे ज्यादा
जिन खारिफ क्रॉप्स के लिए एमएसपी इंक्रीमेंट दिया है वो मिलेट रिलेटेड क्रॉप्स हैं। इसे सबसे ज़्यादा इंक्रीमेंट दिया है खारिफ रिलेटेड क्रॉप्स में रागी को, फिर जवार को। बोथ आर मिलेट क्रॉप्स। तो जनरली ये 14 नाम आपको प्रीलिम्स पर्सपेक्टिव से ध्यान रखने हैं। मेंस में अगर मिलेट पे प्रश्न हो तो एक आर्गुमेंट आप बना सकते हैं कि द मैक्सिमम इंक्रीज अंडर एमएसपी in 2025-26 under kharif crops have been given for millet crops like ragi and jowar. This indicates that government of India is looking forward to promote millet, which is also considered as Sri Ann, which is the best food to be grown in current times considering change in climate. अब यूपीएससी ने साल 2023 में एमएसपी पे ये प्रश्न पूछा था, 2018 में ये पूछा था, तो एमएसपी रिलेटेड क्रॉप्स पे प्रश्न आते ही रहते हैं। ये क्वेश्चन अटेम्प्ट करें एंड यू कैन सबमिट द आंसर इन द कमेंट सेक्शन। द नेक्स्ट टॉपिक इज अबाउट शुगर बोर्ड्स इन इंडिया। ये काफी छोटा आर्टिकल लेकिन बहुत अच्छा है। दिस आर्टिकल कुड बी यूजफुल इन जीएस पेपर 4 एथिक्स एंड इंटीग्रिटी पॉइंट ऑफ व्यू। जीएस पेपर 4 का जो चैप्टर 1 है, रोल ऑफ एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस इन इनकलकेशन ऑफ वैल्यूज, वहां पे आप इसका एग्जाम्पल के तौर पे इस्तेमाल कर सकते हैं। न्यूज ये है कि सीबीएसई ने अपने 24,000 एफिलिएटेड स्कूल्स को कहा है कि अपने अपने स्कूल कैंपस में आप शुगर बोर्ड्स बनवाएं। शुगर बोर्ड इस तरीके का दिखता है, बच्चों से खुद ही उनसे एक्टिविटी करवा करके, एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज के दौरान उनसे इस तरीके का शुगर बोर्ड बनवाएं। शुगर बोर्ड will represent a visual representation of sugar content in many common food items and soft drinks, कि किसमें कितना चम्मच चीनी होता है। तो इस तरीके का दिखता है शुगर बोर्ड। शुगर बोर्ड अलग अलग स्कूल्स में बनवाने से फायदा क्या होगा कि अवेयरनेस अबाउट द रिस्क एसोसिएटेड विद सो मेनी sugar rich food items will get developed amongst the young children, young students. तो इससे क्या होगा, स्टूडेंट्स विल गेट एजुकेटेड एंड द हेल्थ रिस्क एसोसिएटेड विद द शुगर इनटेक कुड बी एड्रेस्ड। ये जो शुगर बोर्ड बनवाया जा रहा है, इट इज इंस्पायर्ड बाय अ कैंपेन दैट वाज स्टार्टेड बाय फूड इन्फ्लुएंसर रेवंत हिम्मत सिंह का इन हिज डू इट योरसेल्फ वर्कशॉप। तो स्कूल जा जा करके बच्चों से खुद इस तरह का शुगर बोर्ड बनवा रहे थे फूड इन्फ्लुएंसर रेवंत हिम्मत सिंह का। उन्हीं के आइडियाज को पूरे भारत लेवल पे सारे के सारे स्कूल जो सीबीएसई से एफिलिएटेड हैं इंप्लीमेंट किया जा रहा है और सारे स्कूल्स में शुगर बोर्ड्स बनवाया जाएगा। प्रॉब्लम क्या है कि हाल फिलहाल में काफी सारा डाइटरी पैटर्न शिफ्ट देखने को मिल रहा है बच्चों के अंदर। शुगर इंटेक बढ़ चुका है, फिजिकल एक्टिविटी रिड्यूस हो चुका है, दैट इज वाई द रिस्क ऑफ टाइप 2 डायबिटीज एंड ओबेसिटी इज हाई अमंग्स चिल्ड्रेन एंड दैट इज वाई शुगर बोर्ड्स आर इम्पोर्टेंट। तो एक तो चैप्टर 1 में टॉपिक दिया हुआ है रोल ऑफ एजुकेशन इंस्टीट्यूशन इन इनकलकेशन ऑफ वैल्यूज, वहां इस्तेमाल किया जा सकता है एथिक्स एंड इंटीग्रिटी में। और चैप्टर 4 है इन्फ्लुएंसर से रिलेटेड, रोल ऑफ सोशल इन्फ्लुएंसर्स, वहां पे आप पॉजिटिव रोल में रेवंत हिम्मत सिंह का एग्जांपल दे सकते हैं कि ये फूड इन्फ्लुएंसर के कारण अब देखिए पूरे भारत भर में शुगर बोर्ड का कॉन्सेप्ट इंप्लीमेंट किया जा रहा है। इस टॉपिक डिस्कशन के बेसिस पे प्रीलिम्स प्रैक्टिस क्वेश्चन है, प्लीज अटेम्प्ट दिस क्वेश्चन एंड सबमिट द आंसर इन द कमेंट सेक्शन। उजाला स्कीम एंड जो स्ट्रीट लाइटनिंग नेशनल प्रोग्राम से संबंधित प्रश्न था, दोनों स्टेटमेंट सही हैं। एग्रीकल्चर कमोडिटी जो सबसे ज्यादा इंपोर्ट करता है भारत वो है वेजिटेबल ऑयल। डुगोंग जो है इट कैन नॉट बी फाउंड ऑन इंटायर कोस्ट ऑफ इंडिया, कुछ कुछ एरियाज में मिलते हैं, बाकी पहला और तीसरा स्टेटमेंट सही है। यहाँ पे ऑटोनोमस सैटेलाइट से रिलेटेड दोनों स्टेटमेंट सही हैं। आरओडीटीपी स्कीम में अगेन सेकंड स्टेटमेंट इज रॉन्ग, इट इज बाय मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स नॉट बाय फाइनेंस। बाकी दोनों स्टेटमेंट सही है। दैट्स ऑल फ्रॉम आवर साइड फॉर टुडे, थैंक्स फॉर वॉचिंग।